भारत और नेपाल के बीच अब खुली सीमा का उपयोग अब शायद ही दोनों देशों के नागरिक कर पाए। नेपाल सरकार कोरोना के बहाने अपनी सीमाओं पर अंकुश लगाने की जुगत में है ताकि दोनों देशों के बीच सामाजिक और धार्मिक संबंधित दूरी बन सके। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के खत्म होने के बाद नेपाल में सब कुछ खुल गया है, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, दुकानें, बाजार। लेकिन भारत और नेपाल के बीच सीमाएं अभी भी पूरी तरह से नहीं खुली हैं। पिछले 1 सालों से नेपाल का बॉर्डर बंद है। लॉकडाउन की वजह से कहें या फिर कोरोना की वजह से बॉर्डर के बंद होने से व्यापार पर क्या असर पड़ा है, और साथ में जो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है उसका असर नेपाल पर क्या पड़ रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं गोपाल केडिया जी से, जो कि वीरगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं। धन्यवाद। सबसे बड़ा असर तो स्वाभाविक रूप से पड़ना ही है। नेपाल और भारत के बीच जो रोटी बेटी का संबंध है, सबसे बड़ा असर उसमें ही पड़ता है। लेकिन खास करके व्यवसाय के हक में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा असर जो है ये लॉकडाउन से, कोरोना के चलते जो बॉर्डर बंद हुआ है, ये होटल और पर्यटन व्यवसाय को बहुत ही ज़्यादा धराशायी बनाया है। बाकी के रूप में सभी रूप में बनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई अगर परेशानी में रहे तो होटल और पर्यटन व्यवसाय रहे हैं। और हम लोगों की मांग भी रही है, जब बॉर्डर पूर्ण रूप से लॉकडाउन करीब खुल गया है, सभी जगह जब फ्री माहौल में हो रखा था, हमारे ये बॉर्डर भी खुलना चाहिए। और बारंबार हर एक प्लेटफॉर्म से हम लोग ओपन करने के लिए बारंबार मांग भी कर रहे हैं। क्या वजह है कि सरकार खुलना नहीं चाहती, आपको क्या लगता है? अब ये वजह दो देश के बीच की बातें हो सकती है या कोई टीटी की बातें हो सकती है। इतने तह तक हम लोग जा नहीं पाए हैं और किसी तरीके से हम लोग के पास ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं कि किस कारण से नहीं खुला जा रहा है। हम लोग बार बार लिखने के बावजूद भी हम लोग के पास कोई किसी की जानकारी नहीं आ रही कि कारण क्या है। लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन भी मैंने देखा कि नेपाल में बॉर्डर खोलने के लिए काफ़ी आंदोलन भी हुए, बावजूद इसके सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। ये क्या वजह है, ये जानने की ज़रूरत भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत भारत में कम है, ज़्यादा है, जब कीमत ज़्यादा हो गई है, नेपाल में कम है, तो उसका क्या असर पड़ा है? ऐसा है, ये अब नेपाल में कम कैसे, लोग बहुत से लोग लिखते भी हैं कि भारत से पेट्रोल आकर नेपाल में सस्ता क्यों है। तो हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों सामाजिक संचार में पढ़ा था, सोशल मीडिया में पढ़ा था, लोकल टेस्ट चलते हैं इंडिया में बहुत सी जगह जो पेट्रोल महंगा है, और वहाँ के बारे में हमको उतनी जानकारी है नहीं कि वहाँ टैक्सेशन सिस्टम क्या है क्या नहीं है। नेपाल के बारे में मेरे यहाँ क्या है कि अब इस तरह से तुलनात्मक करना थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा जैसा लगता है। कारण क्योंकि जो गाड़ी आपके यहाँ 5 लाख की मिलती है, वो गाड़ी मेरे यहाँ 40 लाख की मिलती है। यहाँ के लोग गाड़ियों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो उसके जरिए चलो थोड़ा तेल सस्ता मिलता तो कुछ तो सर्वाइव कर रहे होंगे ना। लेकिन रह गए बॉर्डर इलाके के बाद, तो ओपन बॉर्डर नेपाल और भारत का इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा है कि हम लोग उसको तस्करी को, किसी भी चीज़ को न्यून कर सकते हैं, शून्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार ने अभी कुछ दिन पहले एक निर्णय किया है कि बॉर्डर के जितनी भी पेट्रोल पंपें हैं वो कोई भी गैलन, बोतल वगैरह में तेल नहीं देंगी करके एक निर्णय किया। बॉर्डर के पेट्रोल पंप में ड्राम वगैरह में नहीं देगी, ये निर्णय किया है। शायद इस निर्णय से कुछ कमी आएगी जैसा लगता है इधर से उधर जाने में। तो क्या आपको लगता है कि जो गाड़ियों में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट नेपाली लोग करते हैं तो कुछ सस्ता मिलता है, तो मतलब सुकून की बात नहीं, ये इधर कुछ कीमतें भी बढ़ी हैं, जैसे भारत में से कीमत बढ़ती जा रही है पेट्रोल डीजल की, तो नेपाल सरकार ने भी कीमत बढ़ाई है। जी, पिछले 1 महीने में 3 बार रिवाइज रेट हुई है, 2-2 रुपये हर एक 3 महीने बढ़े। पहले 100 रुपये नेपाली तक था, और आज के दिन जो है पेट्रोल यहाँ पर 116 रुपये लीटर है। यानी कि करीब पिछले 1.5-2 महीने से पेट्रोल बढ़ते 100 रुपये से ही 116 रुपये तक, 16 रुपये बढ़ा है। जी 16 रुपये तक बढ़ गया। अभी फिलहाल 116 रुपये आज की रेट है ये। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल में भी पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, और नेपाली रुपये की बात करें तो 16 रुपये की बढ़ोतरी पिछले 1 महीने में हुई है। सीमाओं के बंद होने से होटल और पर्यटन पर भारी असर पड़ा है। कोरोना काल में नेपाल का औद्योगिक नगर हॉटस्पॉट बना हुआ था, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। बाजार खुले हैं, दुकानें खुली हैं, लेकिन बाजारों में सन्नाटा है। भारत के रक्सौल से बिल्कुल नजदीक वीरगंज का बाजार भारत के लोगों से चलता है। नेपाल सरकार ने आंशिक रूप से ही बॉर्डर को खोला है। भारत के 4 पहिया वाहनों को नेपाल में जाने की अनुमति नहीं मिली है, जिसकी वजह से नेपाल में खरीदारी करने वाले नहीं जा पा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि उनके सेल में अभी भी 70% की कमी है। वीरगंज के प्रमुख बाजार आदर्श नगर में आप देखेंगे तो आम दिनों में ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। प्रमुख बाजार है ये, और अधिकतर
भारत के लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आया करते थे, लेकिन लॉकडाउन हुआ, बॉर्डर बंद हुए और बॉर्डर खुला भी तो आंशिक रूप से खुला है, बड़ी गाड़ियों का आना जाना बंद है भारत की तरफ से। तो ऐसे में बाज़ार में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है और बाज़ार में सन्नाटा छाने का जो खामियाजा है वो यहाँ के दुकानदारों को दुकान चलाने वाले लोगों से बात करनी। बताइए कि क्या असर हो रहा है अभी जो बाज़ार में काफ़ी सन्नाटा दिख रहा है? बाज़ार सन्नाटा काफ़ी अरसे से है, क्योंकि क्या है कि बॉर्डर ऑफिशियली बंद होने से आपको जो बाहर के लोग हैं वो परिवार सहित आने में कतराते हैं। तो इसकी वजह से देखिए क्या है कि अब जो है स्थानीय लोगों में इधर उधर में कितना व्यापार होगा। मेन तो क्या है कि बाहर से आदमी आते हैं, भारत से जो आते हैं, भारत से थोड़ी लंबी दूरी से जो लोग आते हैं वो आते हैं, मनी स्पेंड करते हैं, अपना 1 दिन 2 दिन स्टे करते हैं। उसका असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी में पड़ता है, जो कि अभी नज़ारा है। अब पर्यटन पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। पर्यटन पे तो बहुत असर पड़ा है। पर्यटन के हिसाब से तो पहले भी यहाँ कुछ नहीं था, मगर ये बंद के कारण गवर्नमेंट को हमारे मतलब व्यापारियों से कोई मतलब नहीं है। आगे राजनीतिक या खींचातानी उसकी मालूम नहीं है, मगर बॉर्डर ओपन नहीं होने से हम लोग का पूरा कारोबार बंद की तरफ जा रहा है। हम लोग बहुत माइनस में जा चुके हैं, इसके किसी का भी अभी गौर नहीं है। व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। माना जा रहा है करीब 50% व्यापारिक गतिविधियों में कमी आई है बॉर्डर के पूरी तरह से न खुलने की वजह से। हालांकि भारत ने अपनी तरफ से बॉर्डर खोल रखा है, लेकिन नेपाल सरकार ने अभी तक पूरे तौर पर बॉर्डर को नहीं खोला है। आंशिक रूप से हम कह सकते हैं लोगों का आना जाना पैदल या 2 पहिया वाहन से हो रहा है, लेकिन 4 पहिया वाहन भारत की तरफ से अभी भी नेपाल नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत ने भी अपनी सीमाएं बंद की थीं, लेकिन अक्टूबर में इसे खोल दिया गया। लेकिन नेपाल ने पूरी तरह अपनी सीमाएं नहीं खोली। नेपाल में सीमा खोलने को लेकर हुए आंदोलन को देखते हुए 30 सीमाओं को आंशिक रूप से खोला है, लेकिन भारत के लोग अपने 4 पहिया वाहन से नहीं जा सकते। हमें भी नेपाल जाने के लिए नेपाली गाड़ी का सहारा लेना पड़ा। आपको नेपाल जाना है तो या तो आप पैदल जा सकते हैं या 2 पहिया वाहन से जा सकते हैं। 4 पहिया वाहन, कार, जीप, ये सब अभी अलाउ नहीं किया गया है। बॉर्डर आंशिक रूप से खुला है और हमें भी अब नेपाल जाना है तो हमें नेपाली नंबर की गाड़ी से इसका इस्तेमाल करते हुए नेपाल जाना होगा। हालांकि ये कहें कि एक तरीके से जो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, उससे काफ़ी कम नेपाल में है। तो इन गाड़ियों के नहीं जाने से भारत के बहुत सारे जो सीमाई इलाके के लोग हैं वो पेट्रोल भरवाने चला जाया करते थे, वो अब कम हुआ है। लेकिन केन के द्वारा पेट्रोल और डीजल की सप्लाई लगातार नेपाल से भारत को हो रही है। हालांकि पेट्रोलियम पदार्थ भारत ही नेपाल को देता है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ सस्ते हैं जबकि भारत में काफ़ी महंगे। तो आइए चलते हैं नेपाली गाड़ी। भारत नेपाल सीमा पर इस तरह का अंकुश कभी नहीं लगा था, लेकिन जानकारों का कहना है कि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने कोरोना का बहाना बनाकर भारत और नेपाल के बीच सदियों से चली आ रही बेटी रोटी के संबंधों को तोड़ना चाहती है, ताकि चीन को खुश किया जा सके। नेपाल की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में यहाँ के पत्रकार चंद्रकिशोर का क्या कहना है, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी जो माहौल है इस तरह से नेपाल में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। आपका बॉर्डर एक तरह से खुला भी हुआ है, नहीं भी खुला हुआ है, पूरी तरह से लोग आ जा नहीं रहे हैं। तो ये क्या लगता है कि इस अनिश्चितता का दौर कब तक चलेगा? क्यों ऐसा सरकार का निर्णय, क्यों आंशिक रूप से क्यों बॉर्डर खुला हुआ? खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जी की जो सरकार है वह नेपाल में नई जो संविधान बनी संविधान सभा से, उसके बाद संविधान कार्यान्वयन करने के मैंडेट से बना हुआ सरकार था। तो जो लोग संविधान से असहमत थे उन पक्षों को भी लाना था संविधान के मुख्य धारा में, राजनीति की मुख्य धारा में, साथ साथ संविधान के प्रति भरोसा भी उत्पन्न करना था। लेकिन खड़ग प्रसाद जी जिस तरह से जिस संस्था ने उनको प्रधानमंत्री बनाया अर्थात संसद, उसकी ही उन्होंने हत्या कर दी। तो कायदे से उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन संविधान को की धारा और उपधाराओं में लोकतंत्र अटक कर रह गई है, सिमट कर रह गई है। यह एक संकट है। दूसरा, यह सरकार को हमेशा से मधेश आंदोलन जो हुआ, मधेश आंदोलन के बाद में नेपाल की संस्थापन शक्ति को ये लगती है कि अगर खुला सीमा रहेगी तो नेपाल की जो केंद्रीय सत्ता है उसको हस्तक्षेप में कहीं न कहीं सीमावर्ती लोगों को सहयोग मिलता रहेगा और सीमावर्ती लोग लेते रहेंगे। इसलिए नेपाल की संस्थापन शक्ति, केंद्रीय सत्ता या कम्युनिस्ट सत्ता विभिन्न आवरण में कोरोना के भी नाम पर
वो बॉर्डर को नियमित मतलब करना आपका कहने का मतलब कि कोरोना की आड़ में, लॉकडाउन के आड़ में ये जो बॉर्डर सील किया गया वो अभी चलेगा, सिलसिला ये खत्म नहीं होगा। हाँ, मधेश आंदोलन के बाद से ही वो लोग सोच रहे थे कि बॉर्डर को कैसे हम बंद करें, कैसे नियमित करें और दोनों तरफ का जो सहज संबंध है उस पर नियंत्रण करें। तो कोरोना एक बहाना मिल गया। अब कोरोना के नाम पर लंबे समय तक ये चलाया जा रहा है, जिससे दोनों तरह का स्वाभाविक संबंध में अर्धविराम लगे, विराम लगे। यह अभी की सरकार की मंशाएं है। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि यह बॉर्डर खुला रहना सीमा के आर पार के लोगों की ही आवश्यकता नहीं है। नेपाल के विभिन्न हिस्से के लोगों का भी खुला सीमा से सहज आवागमन हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कोरोना के टाइम में भी लोग भारत में जब हॉटस्पॉट था कोरोना का, तो लोग फिर रोजगारी के लिए जा रहे थे भारत की तरफ, अर्थात कि सेफ्टी वाल्व का काम कर रहा था। नेपाल की जो अर्थतंत्र है और सामाजिक संरचना है उसके लिए सेफ्टी वाल्व का काम करता है खुला सीमा। आप क्या कह सकते हैं कि मतलब ये इसी तरह से चलता रहेगा, कोई निर्णय नहीं, मतलब बॉर्डर कभी नहीं खुलेगा? नहीं, जिस तरह से लोगों में उकुस मुकुस है, लोगों में अकुलाहट है, एक दिन विद्रोह होगा। इसी विद्रोह को रोकने के लिए सरकार कुछ कुछ नाकाएं खोल दी है। व्यवहार में आप देखेंगे कि लोगों का आवागमन हो रहा है, लेकिन कानूनतः बंद है। तो दिखाने के लिए हो गया कि कानून ने 10 महीना, 12 महीना, 1 साल हमने बंद किया। व्यवहार में लोगों को आना जाना है। अगर जिस दिन बंद हो जाता तो लोग फिर सड़क पर होते। पहले भी जो बेटी रोटी का संबंध है, वैवाहिक संबंध है, संविधान में कई तरह की इस तरह की धाराएं लगी है ताकि दोनों देशों के बीच जो है वैवाहिक संबंध ना हो, और उसकी कड़ी आगे बढ़ाते हुए ये बॉर्डर को इस तरह से सील किया गया है। एक तरह से नेपाल और भारत के संबंध को अद्वितीय बनाती है 2 चीज़ें, खुला सीमा और वैवाहिक संबंध। नेपाल की जो सरकार है, कम्युनिस्ट सरकार, वो खुला सीमा को नियंत्रित कर रही है, जिसके कारण से वैवाहिक संबंध में भी हरास आई हुई है, जिससे स्वाभाविक और भावनात्मक लगाव था एक दूसरे की तरफ, उसमें कमी हो रही है। बिल्कुल, तो यही वजह है कि नेपाल में कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद, बल्कि यूँ कहें कि सभी प्रतिष्ठान जो है, यहाँ तक कि स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल सब कुछ खुल चुका है, सिवाय भारत और नेपाल के बीच जो बॉर्डर है उसको आंशिक रूप से खोला गया है, पूरी तौर पर नहीं खोला गया है। इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं कोई साजिश के तहत दोनों देशों के बीचों के संबंध को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि नेपाल में खुद अनिश्चितता का माहौल है। केपीएस ओली की सरकार के संसद भंग करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। अनिश्चितता बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे क्या होगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं अजय चौरसिया जी से, जो कि CWC के मेंबर है कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस के। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, इसमें केपीएस ओली के जो लोग जो भंग करने की बात थी संसद को, उस पर आगे क्या निर्णय हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज कर दिया उसको। केपी ओली के सरकार ने पार्लियामेंट को भंग करके नया चुनाव के लिए राष्ट्रपति से करवाया था। उसमें पार्लियामेंट जो है सर्वोच्च अदालत के द्वारा पुनर्स्थापित कर दिया गया है। उनका जो असंवैधानिक कदम था उसको निरस्त कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। और नेक्स्ट संडे को, मार्च 7 तारीख को पार्लियामेंट का बैठक गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है। और पार्लियामेंट में अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित नहीं है। वही हम जानना चाहेंगे कि 7 तारीख को जो संसद बुलाया गया है, उसमें क्या आपको क्या लगता है कि केपीएस ओली की सरकार बरकरार रहेगी या कुछ उसमें? उस दिन तो फर्स्ट डे कुछ होगा नहीं। हमको लगता है कि उनका पार्टी अभी तक विभाजित नहीं हुआ है। वो लोग नया गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, माधव और प्रचंड जी के लोग। और केपी ओली जो हैं प्रधानमंत्री, बोल रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ अविश्वास लाइए। तो अविश्वास लाने के लिए कानूनी रूप से उनका पार्टी विभाजित होना पड़ा। एक ही संसदीय दल है और पार्लियामेंट का संसदीय दल का नेता जो हैं पार्टी के केपी ओली हैं। तो उससे पहले कांग्रेस और समाजवादी जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कहा गया है कि पहले आप लोग अलायंस बनाना चाहते हैं, दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष के साथ हम लोग तब तक निर्णय नहीं करेंगे कोई, जब तक आपका पार्टी विभाजित नहीं हो जाएगा। आप लोग यदि अपने को अलग अलग पार्टी के रूप में घोषित करेंगे, उसको लीगली कानूनी रूप से अलग पार्टी बना लेंगे, तो ही आप लोगों के साथ किसी से वार्ता किया जाएगा।
कांग्रेस इस फेवर में नहीं है कि किसी पार्टी को फोड़ने का आरोप कांग्रेस पर लगे। अच्छा, ये अनिश्चितता का क्या असर पड़ रहा है देश की अर्थव्यवस्था पर? ये तमाम उलझा हुआ एक मामला सामने है। देखिए, पिछले इलेक्शन में स्थिरता के नाम पर, पारदर्शी गवर्नमेंट के नाम पर, लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दिया, लेकिन डेमोक्रेसी के मूल्य और मान्यता के खिलाफ केपी ओली सरकार ने सब काम किया और कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार ने, और उनके बीच में आपस में इतना विवाद, झगड़ा और तनाव था जिसके कारण से पार्लियामेंट डिसॉल्व होने तक का नौबत आया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपको जगह जगह जो है यहाँ लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, अपराधियों पर कार्रवाई जितना होना चाहिए नहीं हो पा रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इससे लोग जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देके आज के दिन में पछता रहे हैं। और यदि इलेक्शन होता तो कांग्रेस फिर से रिवाइव करके देश भर में कांग्रेस का गवर्नमेंट बनने का संभावना था। लेकिन कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है, कानून में विश्वास रखने वाली पार्टी है, और सर्वोच्च अदालत का जो भी वर्डिक्ट आएगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। हम लोग पहले से बोल रखे थे, और अब सर्वोच्च अदालत ने जो वर्डिक्ट दिया है, पार्लियामेंट रिवाइव हो गया है। पार्लियामेंट के भीतर अपना जो पक्ष रखना होगा कांग्रेस रखेगा, और यदि उन लोगों के बीच में विभाजन विधिवत रूप से होता है तो अब देख के किसके साथ गवर्नमेंट बनाने से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस एक निर्णय करेगा। और नेपाल और भारत के बीच में सदियों से जो संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है, धार्मिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, जो जनता के बीच में संबंध है, भारत और नेपाल के बनने से पहले से जो संबंध है, उसको कमजोर करने का प्रयास केपी ओली का गवर्नमेंट शुरू से ही कर रहा है। आज पूरा जो 1600-1700 किलोमीटर का सीमाना है भारत और नेपाल का, वो सब सील्ड है। कोरोना काल में तो एक परिस्थिति था, महामारी फैला हुआ था तो बंद हुआ, लेकिन अब भी 20 ठो नाका सिर्फ खोले हैं केपी ओली का सरकार जो है खोल पाया है। और अभी भी यहाँ के गाड़ी उधर आने जाने का जो व्यवस्था था, उधर से जो लोग आते थे टूरिज्म नेपाल में, क्या लगता है क्यों ऐसा निर्णय? नेपाल और भारत के जो जनता के बीच का संबंध है उसको कमजोर करने में ये गवर्नमेंट लगी है। कम्युनिस्ट लोगों का यही इसी तरह का नीति ही होता है कि जनता के जो भारत खुला सीमाना के कारण नेपाल के और भारत के लोगों से विशेष संबंध है, नेपाल भारत के सरकार से विशेष संबंध है, इसको किसी तरह कमजोर किया जाए। इससे क्या होगा कि डेमोक्रेसी भी कमजोर होगी, एक दूसरे का संबंध में जो दूरी बढ़ेगा तो लोकतंत्र को कमजोर किया जा सकता है। इन लोगों का तो सिंगल एजेंडा है देश में कम्युनिज्म लाने का, लेकिन इनके आपस के झगड़ा के कारण से इन लोगों का ये सपना पूरा नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये थे अजय चौरसिया जो कि बता रहे थे कि किस तरह की सरकार नेपाल में चल रही है और एक तरीके से भारत और नेपाल के संबंधों को किस तरह से डैमेज किया जाए, इसकी कोशिश लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। नेपाल में एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता है, सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर के पूरी तरह नहीं खुलने से दोनों देशों के नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुजीत कुमार झा, भारत नेपाल सीमा, दुनिया तक।